हेलो। वेलकम गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने चैनल पे साइंस लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी और वो हमने कल लास्ट लेक्चर उसका रिस्पेरेशन किया था और इसी के साथ हमारे साइंस का कंपोनेंट कंप्लीट हो चुका है। और आज से हम अपना नया कंपोनेंट इकोनॉमी शुरू करने जा रहे हैं, जो कि जेकेएसएसबी के सिलेबस में है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलो हम आज अपना फर्स्ट टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी, उसको हम शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स होता क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग आर स्टडीज विच दे अंडरटेक टू एक्वायर स्किल। इकोनॉमी का मतलब ये है, ये ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो कि उन ह्यूमन बींग्स की उन एक्टिविटी को नोट करता है जो कि स्क्वेयर है। मतलब आपको पता है हमारी ह्यूमंस की वांट्स जो हैं अनलिमिटेड हैं, बट रिसोर्सेज हमारे स्केयर हैं। इसी को स्टडी करने की जो ब्रांच है उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, मींस दैट इज वेल्थ। ठीक है, स्क्वेयर क्या चीज़ है? वेल्थ हमारी स्क्वेयर है। टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स, वही मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं और उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो स्केयर हैं। ठीक है, डिक्शनरी में इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साइंस विच स्टडी ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू वेल्थ। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू वेल्थ। ठीक है, ये आप याद रखेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है। चलो अब आगे देखते हैं। द टर्म इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इट्स ओरिजिन इन टू ग्रीक वर्ड। जो इकोनॉमिक्स है ये इंग्लिश लैंग्वेज से इसका ओरिजिन है। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है जिसका ओकाइसिस, जिसे हम बोलते हैं हाउस होल्ड, और दूसरा है निमिन, इसके होता है मैनेजमेंट। टूगेदर दे मीन मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ओकाइसिस जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, एंड मीन जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट, और टूगेदर ये क्या मतलब बनाते हैं? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, दैट इज इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड और स्केयर। ठीक है, ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड हैं बट उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं या लिमिटेड हैं। ठीक है, ईच हाउस होल्ड टू लाइक्स टू सो यूटिलाइज इट्स वेल्थ एज टू सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ इट्स वांट और टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन। ठीक है, हर एक हाउस होल्ड पसंद करता है कि वो अपनी वेल्थ को इस तरीके से यूटिलाइज करे कि उसकी उसमें मैक्सिमाइज जो वांट्स हैं उसकी सेटिस्फेक्शन हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। लाइकवाइज अ प्रोड्यूसर ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट बाय एलोकेटिंग हिज स्केयर रिसोर्सेज टू द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे प्रोड्यूसर वो ट्राई करता है मैक्सिमाइज उसका प्रॉफिट हो, वो अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से प्रोडक्शन में यूटिलाइज करता है कि वो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करा सके और उससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, जब हम पूरी इकोनॉमी को एज अ होल लेते हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। जब इकोनॉमी एज अ होल हम लेते हैं, उस मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमाइज हम सोशल वेलफेयर कर रहे हैं। दैट वी नीड टू स्टडी, जो हमें ज़रूरत है पढ़ने की। ठीक है, अब देखते हैं स्केयरसिटी क्या होता है, जो हमने ऊपर पढ़ा। स्केयरसिटी, इट रेफर टू द सिचुएशन व्हेन व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश। इसका मतलब ये होता है आपके पास जितना आपने सोचा है उससे, मतलब आपके पास उतना नहीं है, उससे कम है। दैट इज अ स्केयरसिटी। ठीक है, इन अदर वर्ड स्केयरसिटी इम्प्लाइज अ सिचुएशन व्हेन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन डिमांड ऑफ रिसोर्सेज। अब दूसरे अल्फाजों में हम बयान करें तो स्केयरसिटी का मतलब क्या होता है? स्केयरसिटी का मतलब होता है आपके पास रिसोर्सेज सप्लाई करने मतलब आप उसमें कमी है, बल्कि बाहर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है बट आप उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे। दैट इज़ अ स्केयरसिटी।
अब चॉइस, चॉइस क्या होता है? चॉइस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। चॉइस वो होता है, ये प्रोसेस है सिलेक्शन करने का, जो आपके पास लिमिटेड अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से आपको चॉइस करनी है, दैट इज वो आपकी होती है चॉइस। इट इमर्जेस बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज आर स्केयर। हमारे पास पता है, हम रिसोर्सेज हमारे पास स्केयर है, मतलब लिमिटेड है। अब हमने उसमें से जो आपके पास अवेलेबल है, आपने उसमें से सिलेक्ट करना है, और उस सिलेक्शन को हम बोलते हैं चॉइस। रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड टू अल्टरनेटिव यूजेस। हम ये तो नहीं है कि हम एक रिसोर्सेज को सिर्फ एक ही जगह यूटिलाइज कर सकते हैं, हम एक रिसोर्स को डिफरेंट जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लगा लो आप मिल्क, मिल्क से हम बटर बना सकते हैं, मिल्क से हम कैसे स्वीट्स बना सकते हैं, मिल्क का और जगह भी जैसे यूज़ कर सकते हैं। वही इसने लिखा हुआ है, रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड टू अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, व्हेन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आर स्टडीड एंड एड्रेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स, इट इज़ कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम जो चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, जब हम इनको स्टडी करते हैं एक इंडिविजुअल के लेवल पे, मतलब जैसे हम अपने लेवल पे अगर उसको हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, when the problem of choice, economic problems are studied and addressed at the level of country as a whole। जब हम पूरी कंट्री एज अ होल को लेके चलते हैं, जैसे हो गया एट लेवल ऑफ डिफरेंट रीजन्स इन दी कंट्री, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट लगा लो, हम अपनी एज अ पूरी डिस्ट्रिक्ट को लेके चलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जब हम एक इंडिविजुअल के बेसिस पे करेंगे तब हम उसको बोलेंगे माइक्रो, और जब कंट्री एज अ होल करेंगे तो तब उसको बोलेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? द टर्म वर्ड माइक्रो ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मिक्रोस। ये ग्रीक वर्ड मिक्रो से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है स्मॉल। इट स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक यूनिट। ये क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं हम स्मॉल ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज या यूनिट्स की एक्टिविटीज। जैसे हो गया जैसे डिमांड, साल्ट की डिमांड होती है सभी हाउस होल्ड्स को। माइक्रो इकोनॉमिक्स दस इंक्लूड द स्टडी ऑफ डिमांड थ्योरी। ये क्या स्टडी करती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड थ्योरी स्टडी करती है, प्रोडक्शन थ्योरी स्टडी करती है, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड फैक्टर प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ये इन चीज़ को स्टडी करती है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या स्टडी करती है? स्टडी करती है डिमांड थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड फैक्टर प्राइसिंग, जिसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। इस चीज़ को स्टडी करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है? द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड। ये भी ग्रीक वर्ड मैक्रोस से निकला है। माइक्रो निकला था मिक्रोस से, और मैक्रो निकला है मैक्रोस से। इसका मतलब होता है इट स्टडी एक्टिविटी रिलेटेड टू इकोनॉमी एज अ होल। जैसे हम कंट्री एज अ होल को स्टडी करेंगे, उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें क्या होता है? फॉर एग्जांपल स्टडीज एग्रीगेट डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। हम एग्रीगेट, इसमें मतलब टोटल डिमांड कंट्री में कितनी है, हम वो स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट सच एज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हो गया, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितनी, हमने पूरे साल में कितनी एम्प्लॉयमेंट हुई हमारे कंट्री में, जनरल प्राइस लेवल, हमारी कंट्री में जनरल प्राइस लेवल क्या रहा, ये हम मतलब एज अ लार्ज हम कोई भी चीज़ अगर सोचते हैं या करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैक्रो। ठीक है, अब मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया कि हम एज अ लेवल ऑफ इंडिविजुअल जो भी चीज़ हम स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल हाउस होल्ड और एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, हम एक इंडिविजुअल का, किसी घर की, मतलब जैसे आपका घर हो गया, हम उसकी बात कर लेते हैं, आपके घर में क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है। ठीक है, या फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, अगर मुझे कुछ चाहिए, जैसे मैं अपने लेवल पे कोई बात करता हूँ, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वही हो गया, जब कंट्री एज अ होल को लेंगे तो उसको हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट। जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, इसको फिर प्रोडक्शन थ्योरी, डिमांड थ्योरी, ये सब आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में।
यहाँ पे वही लिखा हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री। अकॉर्डिंगली माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ब्रीफली रेफर टू एज अ थ्योरी ऑफ प्राइस, इसको हम थ्योरी ऑफ प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिक कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी एज अ होल। जैसे हमने देख लिया कि इसमें क्या होता है कि प्राइस लेवल या आउटपुट हम देखते हैं एक कंट्री एज अ होल की। इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, हम थ्योरी ऑफ इनकम या थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम दैट माइक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या एज्यूम करती है जब हम उसको स्टडी करते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वेरिएबल्स हैं, मैक्रो वेरिएबल्स वो कांस्टेंट है। ठीक है, इट इज्यूम फॉर एग्जांपल इट इज्यूम दैट एग्रीगेट आउटपुट इन गिवन is given while we are studying determination of output and price of individual firm और एन इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल देख लो, जैसे हमें पूरे साल का जनरल प्राइस लेवल हमें पता है। ठीक है, तो फिर हम उस हिसाब से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे कि हमारा आउटपुट कितना हुआ, प्राइस हमारा इस साल कितना रहा। हमें पिछले साल का पूरा हमें डाटा पता है, मैक्रो का डाटा हमें पूरा पता है, उसको हम रखते हैं कांस्टेंट। हम जब स्टडी कर रहे होते हैं, जिस टाइम में कर रहे होते हैं और किसी इंडिविजुअल का कर रहे होते हैं, तो तब हम इसको लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को। तो इसमें क्या होता है, मैक्रो फैक्टर जो होते हैं इसको कांस्टेंट रखते हैं और इसमें माइक्रो फैक्टर कांस्टेंट रखते हैं। माइक्रो हमें पता है कि हमारे इस महीने में इतना हुआ, इस महीने में इतना हुआ, और फिर हम लास्ट में जो टोटल करेंगे वो हमारा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, माइक्रो वेरिएबल जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे। इट इज ज्यूम दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिमेन कांस्टेंट व्हेन वी आर स्टडीइंग द डिटरमिनेशन एग्रीगेट आउटपुट एंड इनकम लेवल। हम जब इनकम लेवल स्टडी कर रहे होंगे तो। ठीक है, इसमें क्या होता है, मार्केट फोर्सेस जैसे सप्लाई और डिमांड सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स कंस्ट्रक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में, लाइक प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग। जैसे प्रोडक्ट प्राइसिंग या फैक्टर प्राइसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करती हैं। इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी हो गई, ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। लाइक प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन इसमें होता है। उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग या फैक्टर प्राइसिंग मैटर करते हैं माइक्रो में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इशू। ये इसमें क्या होते हैं, इकोनॉमिक इशू डील किए जाते हैं। जैसे हो गया हमारा सॉरी और इकोनॉमिक बिहेवियर। इसमें इकोनॉमिक इशू या इकोनॉमिक बिहेवियर डील करते हैं, जैसे रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, इस नॉर्मेटिव में क्या होता है, ये डील करता है ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट। ये नॉर्मेटिव में होते हैं ओपिनियन इकोनॉमिस्ट के। ठीक है, ये इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो इससे रिलेटेड होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। स्टेटमेंट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की क्या होती है कि क्या था, क्या है और क्या होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमी की रिलेटेड टू शुड बी, क्या होना चाहिए, क्या हुआ था, क्या होगा, क्या होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमी की स्टेटमेंट ये होती है। स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरली द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, दीज में बी ट्रू और फॉल्स। जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट होंगी वो ट्रू ही होंगी, ये ट्रू भी हो सकती हैं और फॉल्स भी हो सकती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा है, अब ये तो फॉल्स है, इट इज़ डेफिनेटली पॉजिटिव स्टेटमेंट, बट इट इज़ रॉन्ग वंस इट्स कैन वेरीफाई, वेरीफाई कर सकते हैं। बट नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होंगी, ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते ये ट्रू है या फॉल्स है, ये सिर्फ ओपिनियन होता है। समबॉडी सेज दैट ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप्ड, इट इज़ जस्ट एन ओपिनियन। ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं कि ओल्ड एज पेंशन बंद होनी चाहिए, ये तो हमारा ओपिनियन है, हो ना हो वो बात की बात है। अब ये जो पॉजिटिव इकोनॉमी होती है, फैक्ट एंड फिगर्स एज एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमी एंड वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ। इसमें फैक्ट एंड फिगर जो होते हैं ये एलिमेंट्स होते हैं और इसको वेरीफाई कर सकते हैं ये गलत है या सही है। पर नॉर्मेटिव ये वेरीफाई नहीं हो सकती, ये ओपिनियन होता है।
जैसे आपको सबको पता है। अब इकोनॉमी क्या होती है? पीपल फॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू अर्न देयर लिविंग। ठीक है, इसमें वो पीपल जो होते हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं कि वो अपना मतलब रहने के गुजारा कर सकें। टीचर्स गो टू स्कूल, डॉक्टर गो टू हॉस्पिटल, फार्मर टू देयर फील्ड एंड इंडस्ट्री गो टू देयर industry. The nature and level of income activities performed by the people of an area would be reveal a system by which people of that area earn their living. The system is called economy. जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो टीचर स्कूल में जाएंगे, डॉक्टर हॉस्पिटल में जाएंगे, फार्मर अपने फील्ड में जाएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडस्ट्री में जाएंगे, जो नेचर और उनके लेवल ऑफ इनकम होगा इन एक्टिविटीज़ से, वो डिसाइड करेंगे वो किस तरीके से मतलब अर्न कर रहे हैं अपनी लिविंग। इस सिस्टम को हम बोलते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। इस ये आप याद रख सकते हैं, इकोनॉमी वो सिस्टम है जो लोग उस एरिया के वहाँ के अर्न करते हैं, अपनी मतलब अपनी रहना सहना बसर करते हैं जिस तरीके से, उस सिस्टम को हम बोलते हैं इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में डिफरेंस, जो इनकम लेवल ऑफ पीपल होता है लो होता है सिंपल इकोनॉमी में, और इनकम लेवल ऑफ पीपल हाई होता है कॉम्प्लेक्स में। वांट और मल्टीपल बट नॉट सो इनॉर्मस। वांट ज़्यादा हो, मल्टीपल हो सकती हैं बट इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती, पर वांट्स और मल्टीपल होती हैं और इसमें इनॉर्मस होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिमांडें होती हैं। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज़ लिमिटेड, इसमें म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस लिमिटेड होगा और इसमें म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज़ मॉडरेट। अगर इंडिपेंडेंस एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है तो मतलब एक्सचेंज भी मॉडरेट लिमिटेड ही होगा, और यहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंड है तो एक्सचेंज भी ऑब्वियसली हाई होगा। अब टाइप ऑफ इकोनॉमीज कौन कौन सी होती हैं? एक सेंट्रल कंट्रोल और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी होती है, एक फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी होती है, और एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। ठीक है, अब पहले बढ़ते हैं सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। दीज आर द इकोनॉमी वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज आर फर्मली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और सम सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में क्या होता है? जो प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है या एक्सचेंज होता है, वो कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट करती है, या गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल अथॉरिटी होगी गवर्नमेंट की, वो कंट्रोल करेगी। और इसमें मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है? मार्केट इकोनॉमी में होता है, ये कंट्रोल कौन करता है? ये प्राइवेट सेक्टर या कंट्रोल करता है, जिसको हम बोलते हैं मोबाइल कंट्रोल बाय मार्केट फोर्सेस। और मिक्स्ड में कौन करता है? मिक्स्ड में बोथ मार्केट फोर्सेस और गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, रेगुलेट गवर्नमेंट करती है और ये मार्केट फोर्सेस गवर्न करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं वो इसके सोशल वेलफेयर के मोटिव से लिए जाते हैं, इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव से लिए जाते हैं, और इसमें क्या लिए जाते हैं? बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? द कंज्यूमर इज़ नॉट सोवरन। इसमें कंज्यूमर सोवरन नहीं होता। अब द सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस फॉर द पीपल। इसमें सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है हमने क्या प्रोड्यूस करना है लोगों के लिए। और इसमें क्या होता है? कंज्यूमर सोवरन होता है, इसमें कंज्यूमर कोई भी चीज़ खरीद सकता है अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। ठीक है, द कंज्यूमर इज सॉवरन, इसमें भी सॉवरन होता है ओवर पीडीएस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है इंश्योर करता है सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, इसमें पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, इसमें प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है, इसमें बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। ठीक है, अब ये अब हो गया सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर लिमिटेड। अनलिमिटेड जो ह्यूमन बींग्स की वांट है वो अनलिमिटेड है, बट मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग दीज वांट्स और स्केयर। वही मैंने कहा, जैसे कि वांट्स तो हमारी अनलिमिटेड है बट उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास स्केयर है, लिमिटेड है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एन इकोनॉमी टू प्रोड्यूस एवरीथिंग फॉर ईच इंडिविजुअल। ठीक है, ये बहुत मुश्किल है इकोनॉमी के लिए कि वो हर चीज़ बनाए
जो एक कंज्यूमर को या इंडिविजुअल को चाहिए, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक पोजेसिस अनलिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज इतने हैं नहीं, इट बिकम नेसेसरी फॉर एवरी इकोनॉमी देयरफॉर टू मेक चॉइस रिगार्डिंग द एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। इसलिए हमारी इकोनॉमी के पास चॉइस होनी चाहिए रिगार्डिंग एफिशिएंट यूज ऑफ, हम जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उनका यूज़ मतलब एफिशिएंट यूज़ कर सकें, ठीक है, ऑफ द इकोनॉमी लाइक लैंड लेबर एंड कैपिटल का सही तरीके से हम यूटिलाइज करें इनको। फॉर एग्जांपल द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड हाउ मच ऑफ द रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड हाउ मच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कितना खर्च करना है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए और कितना हमें डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए खर्च करना है। द प्रॉब्लम कंसर्निंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब जो प्रॉब्लम होगी हमें एलोकेट करना रिसोर्सेज को, इन मतलब कितना हम इंडस्ट्री के लिए खर्च करें या कितना हम उसके लिए डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री के लिए या डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए कितना खर्च करें, जब हम इन रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, ये एलोकेट करना हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसको हम बोलेंगे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। दस बाय इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम वी मीन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, मतलब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, या फिर हम ये है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, हम इन रिसोर्सेज का हम कैसे यूटिलाइज करें, यही प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी की। और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमाइजिंग द रिसोर्सेज, इसको हम प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमाइजिंग रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। अब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है, कि हम जो हम प्रोडक्ट बनाएं वो किसके लिए बनाएं, रिच या पुअर के लिए बनाएं, डेवलप और अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए बनाएं, या एवरी इकोनॉमिक फोर्सेस, थ्री प्रॉब्लम्स दीज आर, ठीक है, हर एक इकोनॉमी को ये तीन प्रॉब्लम होती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, ठीक है। अब सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। द प्रॉब्लम हैज़ टू डायमेंशन, इसकी भी दो डायमेंशन है, व्हाट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हम कितना प्रोड्यूस करें। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी इज व्हाट गुड्स एंड सर्विस शुड बी प्रोड्यूस। पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम इकोनॉमी के लिए क्या होती है कि क्या गुड और सर्विसेज हम प्रोड्यूस करें सो एज टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम वांट्स ऑफ पीपल, कि हम अब मैक्सिमम वांट्स पीपल की सेटिस्फाई कर सकें। दिस प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू इफेक्ट दैट मीन्स केयर इन रिलेशन टू देयर वांट्स, इट इन्वॉल्व टू फोल्ड डिसीजन। अब ये प्रॉब्लम जब अराइज होगी ठीक है, तो इसके आगे भी हमें फिर दो डिसीजन लेने पड़ेंगे। फर्स्टली द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विस आर टू बी प्रोड्यूस। पहले इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन से गुड्स एंड सर्विस हमें प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो कि ये विच ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, जैसे कौन सा हमें कंज्यूमर गुड करना है प्रोड्यूस, शुगर करनी है, क्लॉथ करना है, वीट करना है, घी करना है, क्या करना है, आर टू बी प्रोड्यूस। विच ऑफ द कैपिटल गुड्स लाइक मशीन, ट्रैक्टर एटसेट्रा, हमें कैपिटल गुड में भी जैसे क्या करें, मशीन करें या ट्रैक्टर करें या क्या करें, आर टू बी प्रोड्यूस। सिमिलरली चॉइस हैज ऑल्सो टू बी made between the production of wartime goods like rifle, guns, tanks and peacetime goods। उसमें भी हमें फिर प्रॉब्लम होगी कि वार टाइम गुड्स हम प्रोड्यूस करें, राइफल, गन्स, टैंक्स वगैरह, या पीस टाइम गुड्स करें, ब्रेड बटर वगैरह, ठीक है। फिर नेक्स्ट व्हेन एन इकोनॉमी हैज़ टेकन डिसीजन, जब इकोनॉमी ये डिसीजन ले लेगी कि हमने क्या गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने हैं, फिर उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें अब कितनी क्वांटिटी में इसको प्रोड्यूस करना है, और हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड हाउ मच ऑफ कैपिटल गुड्स, कितने हमें कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और कितने हमें कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। इसके लिए फिर इकोनॉमी डिसाइड करेगी प्रोड्यूस मोर ऑफ क्लॉथ एंड वीट विद इन अ गिवन पीरियड एंड विद लिमिटेड मीन्स, हमें जैसे इकोनॉमी ने डिसाइड किया कि हमें क्लॉथ और वीट प्रोड्यूस करने हैं विद इन अ गिवन पीरियड, जो हमें टाइम दिया गया, या लिमिटेड मीन्स जितने हमारे लिमिटेड मीन्स हैं, देन इट विल हैव टू प्रोड्यूस लेस ऑफ मशीन,
फिर उसको क्या करना पड़ेगा, अब मशीन उसको लेस प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अब सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे क्या प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस करना है। द सेकंड मीन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी वाज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें गुड्स। हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन, कैसे ऑर्गेनाइज करें प्रोडक्शन को। द प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द चॉइस ऑफ टेक्निक। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि हम उसमें चॉइस, टेक्निक की चॉइस करने में हमें प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ इज पॉसिबल आइदर बाय हैंडलूम्स और बाय मॉडर्न मशीन। हैंडलूम से हम प्रोड्यूस करें क्लॉथ को या मॉडर्न मशीन से। दिस इज द प्रॉब्लम कंसर्न विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इट इम्प्लाइज मोर प्रोडक्शन एट लेस कॉस्ट। ब्रॉडली देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर कौन कौन सी, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसमें क्या होता है टेक्निक लेबर को यूज करते हैं मोर देन कैपिटल। फिर सेकंड होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, अंडर दिस टेक्निक capital is used more than labor. An economy must to decide which technique should be used in an given industry so the productivity raised and cost is lowered. अब देखो, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक जिसमें हम लेबर यूज़ करेंगे, ठीक है, लेबर यूज़ करेंगे। और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जिसमें हम लेबर कम और कैपिटल यूज़ करेंगे। अगर हम कैपिटल यूज़ ज़्यादा करेंगे तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ठीक है, ये भी इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम है। अब इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा हमें बेस्ट जो टेक्निक है, हमें कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और कॉस्ट भी हमें कम लगे। अब फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है। owing to a limited source an economy cannot produce goods for section of society to the extent desired broadly every economy has two section of society। अब देखो, हर एक इकोनॉमी में दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी होती हैं, रिच होते हैं और पुअर होते हैं। अब देखो, अब इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है, रिच के लिए प्रोड्यूस करना है या पुअर के लिए प्रोड्यूस करना है। सोशल जस्टिस इज प्रमोटेड इफ मोर गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर द पुअर। अगर हम पुअर के लिए गुड प्रोड्यूस करते हैं तो सोशल जस्टिस प्रमोट होगा, इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी, इक्वालिटी प्रमोट होगी। और हिडन, बट देयर इज़ अ हिडन कॉस्ट ऑफ डूइंग इट बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर द पुअर, द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर वुड रिमेन लो। अगर हम ये पुअर के लिए हम करेंगे तो फिर हमें प्रॉफिट जो होगा हमारा रिड्यूस हो जाएगा। लो प्रॉफिट मीन्स लो इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट होगी, इससे क्या अल्टीमेटली लो जीडीपी होगी। द इकोनॉमी वुड रिमेन बैकवर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम, हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड हो जाएगी। एंड दस देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सोशल इक्वालिटी और जीडीपी ग्रोथ। यहाँ पे भी एक चॉइस की प्रॉब्लम होगी कि हम प्रमोट करें सोशल इक्वालिटी या जीडीपी की ग्रोथ। अब सोल्यूशन क्या है इकोनॉमी के लिए। सबसे पहले मार्केट इकोनॉमी के लिए, मार्केट इकोनॉमी जो फ्री इकोनॉमी है, इट मीन्स दैट प्रोड्यूसर फ्री टू डिसाइड, प्रोड्यूसर अब फ्री है जो भी डिसाइड करने के लिए व्हाट हो एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए, कैसे और किसके लिए हमने प्रोड्यूस करना है। ऑन व्हाट बेसिस दे डू टेक देयर डिसीजन, वो उस हिसाब से अपना डिसीजन लेगा। यस इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेज इन द मार्केट, वो सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे डिसीजन लेगा। प्रोड्यूसर विल चूज टू प्रोड्यूस दोज गुड द प्राइसेस ऑफ विच आर रिलेटिवली हाई सो दैट देयर प्रॉफिट और मैक्सिमाइज माइज। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, चॉइस करेगा उन गुड की जो जिनकी प्राइस हाई होती हैं, सो दे उनका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो सके। बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट दे विल अडॉप्ट देयर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रेफर टू यूज इनपुट एंड प्राइसेस विच आर रिलेटिवली लो सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज्ड। अब वो उस हिसाब से अपने प्रोडक्शन की टेक्निक यूज़ करेगा जिसमें उसको कॉस्ट कम लगती हो। अल्टीमेटली उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज्ड हो जाएगी, एज दे विल बी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस फॉर द बायर हु आर विलिंग टू ऑफर देम बेस्ट प्राइस। और फिर वो उन्हीं के लिए कंज्यूमर्स के लिए गुड बनाएगा जो उसको ऑफर करेंगे बेस्ट प्राइसेस। और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के लिए क्या सोल्यूशन है। इन सेंट्रल प्लान इकोनॉमी डिसीजन इसका व्हाट हु होम टू प्रोड्यूस टेकन बाय सेंट्रल, इसकी डिसीजन सेंट्रल अथॉरिटी लेती है। द अपॉइंटेड द गवर्नमेंट ऑल द टेकन विद द व्यू ऑफ मैक्सिमाइजिंग, इसमें क्या होता है कि ये इस व्यू से डिसीजन लेते हैं कि मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर हो सके। अनलाइक मार्केट इकोनॉमी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट इन कंसिडरेशन, इनका दिमाग में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता। Those goods and service will be produced which centrally
अथॉरिटी फाइंड मोस्ट यूजफुल फॉर द सोसाइटी। इसमें क्या होता है कि वही वाले गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जो गवर्नमेंट को लगता है कि ये इससे सोसाइटी में मतलब सोशल वेलफेयर होगा, तो वही प्रोड्यूस करेंगे। दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन वुड बी अडेप्टेड विच इज़ सोशली मोस्ट यूजफुल। वही टेक्निक अडॉप्ट करेंगे जो सोशली यूजफुल हो इन अ सिचुएशन ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम लेबर ज़्यादा यूज़ कर विल बी प्रेफर्ड ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। द कैपिटल इंटेंसिव रादर देन कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी सो दैट एम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूस्ड। अनएम्प्लॉयमेंट इससे रिड्यूस हो जाएगी। द गवर्नमेंट विल प्रोड्यूस प्रेफरेबली फॉर रेजिडेंट। और गवर्नमेंट क्या करेगी, वहाँ के रेजिडेंट के लिए प्रेफर करेगी प्रोड्यूस करना। एंड सफरिंग फ्रॉम हंगर और स्टारवेशन, जो कि भूख और भूख से मर रहे हैं, इवन इफ इट लीड टू लॉसेस, चाहे गवर्नमेंट को लॉस ही हो। ठीक है, गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर की तरफ जाएगी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइन द मार्केट एंड अवॉइड्स द डिमेरिट ऑफ मार्केट एंड सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी। डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट होम टू बी प्रोड्यूस टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेज। ये मार्केट फोर्सेज के बेसिस पे डिसीजन होंगे, एज वेल एज द बेसिस ऑफ सोशल कंसंट्रेशन। इसमें सोशल कंसंट्रेशन के बेसिस पे भी डिसीजन लिए जाएंगे। यहाँ इन सर्टन एरिया प्रोडक्शन प्रोड्यूसर आर फ्री टू टेक देयर डिसीजन। सर्टन एरिया में प्रोड्यूसर डिसीजन ले सकते हैं विद द व्यूइंग ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। इन सर्टन एरिया डिसीजन आर टेकन इंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ सोशल। कुछ जगहों पे मार्केट फोर्सेज डिसीजन लेगी और कुछ जगहों पे गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। फॉर एग्जांपल, इंडिया प्रोड्यूसर आर फ्री टू प्रोड्यूस क्लॉथ स्टील टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। यहाँ पे प्रोड्यूसर फ्री हैं क्लॉथ और स्टील में जो कि मैक्सिमाइज अपना प्रॉफिट कर सके। बट रेलवे आर दी मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट। रेलवे गवर्नमेंट की मोनोपोली है, तो द गवर्नमेंट प्रोवाइड दिस सर्विसेज एट नॉमिनल रेट। गवर्नमेंट यहाँ पे नॉमिनल रेट पे सर्विस प्रोवाइड करती है, सो दैट के पुअर भी अफोर्ड कर सकें उनको, मतलब लेने की, मतलब उसमें ट्रेन में सफ़र कर सकें। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होती है ये हमें कॉम्बिनेशन बताती है टू गुड्स का विच कैन बी प्रोड्यूस विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज, जो कि हमें अवेलेबल रिसोर्सेज में प्रोड्यूस करने होते हैं। इसकी एजम्पशन क्या है, रिसोर्सेज आर गिवन। इसमें रिसोर्सेज हमें दिए होते हैं, गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। हमने उन रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया होता है। टेक्नोलॉजी होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, सपोज करो कि एक इकोनॉमी जो है वो डिसाइड करती है कि हमें प्रोड्यूस करना है वो जैसे वीट और क्लॉथ हमें प्रोड्यूस करना है विद इट्स वैल्यू, जो उसको रिसोर्सेज दिए और जो उसको टेक्नोलॉजी दी हुई है। ठीक है, और हम इसके चार्ट से समझते हैं। जैसे देखो, अगर हम फॉर एग्जांपल हमें हमारे पास 100 टन अगर हम वीट प्रोड्यूस करेंगे तो हमें 0 बेल्स क्लॉथ प्रोड्यूस होगा, मतलब 0 बेल। अगर मैक्सिमम यूटिलाइज हम यहाँ पे कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 बचेगा। अगर उसी तरीके से हम अगर यहाँ पे 4000 बेल्स हम क्लॉथ प्रोड्यूस करते हैं तो हम 0 टन फीड प्रोड्यूस करेंगे। अगर यहाँ पे हम मैक्सिमाइज यूटिलाइज कर लेंगे तो एक यहाँ पे 0। अगर यहाँ पे 90 यूटिलाइज करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 1000 बेल्स क्लॉथ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब दो कॉम्बिनेशन गुड बताते हैं कि अगर हम एक में हम इतने रिसोर्स यूज़ करेंगे तो दूसरा हमें इतना ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये होता है, इसका ग्राफ होता है। तो ठीक है, यहाँ पे जो मतलब इस लाइन से बाहर जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये वाले, इनको बोलते हैं अटेनेबल पॉइंट। और फॉर एग्जांपल अगर बीच में यहाँ पे कोई पॉइंट आ गया, उसको अटेनेबल तो है बट वहाँ पे एफिशिएंटली रिसोर्सेज को हमने यूटिलाइज नहीं किया। अब सेकंड नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। ठीक है, चेंज सबसे पहले कब शिफ्ट होगा हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जब रिसोर्सेज चेंज होगा। अगर हमारे पास रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए तो वी कैन प्रोड्यूस मोर बोथ गुड्स, हम दोनों गुड्स हम ज़्यादा बना सकते हैं। फिर उस केस में क्या होगा कि हमारा जो ये होगा
फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कर्व थी, हमारे पास गिवन रिसोर्सेज इतने थे, हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए तो ये हमारी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्ट टू राइट हो जाएगी, पॉसिबिलिटी कर्व हमारी शिफ्ट हो जाएगी। इंक्रीज करेंगे रिसोर्सेज तो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइट को शिफ्ट हो जाएगी। उसी तरीके से जब हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज करके हमारे पास फॉर एग्जांपल ये थे हमारे पास गिवन रिसोर्सेज डिक्रीज हुए तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो तब हमारी शिफ्ट नहीं करेगी, तब हमारी रोटेशन होगी। फॉर एग्जांपल हमारे दो गुड्स हैं एक्स और वाई, हमारे फॉर एग्जांपल एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाती है गुड एक्स के लिए, तो उस केस में क्या होगा, गुड एक्स जो होगा वो रोटेट करेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे गुड वाई हो गया और यहाँ पे गुड एक्स हो गया। अब गुड एक्स कहाँ हमारा रोटेट हो गया, राइट, राइट में रोटेट हो गया, और गुड वाई वहाँ हमारा वहाँ पे ही कांस्टेंट रहा। ठीक है। अब फॉर नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं हमारे प्रोडक्शन अब क्या हुआ हमारे लिए वाई के लिए, जो हमारा हुआ वाई के लिए हमारे अच्छे रिसोर्सेज आ गए एफिशिएंट, तो इसमें वाई हमारा रोटेट हो गया अपवर्ड और बी हमारा कांस्टेंट पे रहा। तो हमारे बोथ के लिए हुआ, उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास गिवन टेक्नोलॉजी एक्स वाई के लिए ये थी, उस केस में हमारा ये अब ये हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी हमारी राइट में। ठीक है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक ख़त्म होता है, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा आई थिंक डिमांड एनालिसिस, जो हम आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।